हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के 27 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट वाइज और यूनिट में डिवाइडेड होगा, और जो कि हमारा 8 यूनिट में डिवाइडेड होगा। हमारा हर एक यूनिट, जैसे कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड है, तो इस जो हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड है वो हमारे 4 सीरीज में क्या होगा, डिवाइडेड है। इसी तरीके से हमारे जितने भी जो यूनिट है वो कुछ सीरीज में डिवाइडेड होगा। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट यूनिट है जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड है, जिसमें से हमारा फर्स्ट सीरीज है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दूसरा सीरीज है हमारा मिडिवल हिस्ट्री, तीसरा सीरीज होगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, चौथा सीरीज होगा हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हमने फर्स्ट सीरीज के यानी कि फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सीरीज के आज हमारी ये 7th वीडियो थी, यानी कि 7वां पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। इससे पहले कि हमने 6 वीडियो और अपलोड कर दिया है, और ये था हमारा आज का 7वां वीडियो। और उसमें फ्रेंड्स हमने 2 मंथ के यानी कि जनवरी और फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज विद थीम 2021 एंड 2022 के साथ ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन से। उससे पहले देख लेते हैं जो आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको पहले देख लेते हैं। तो आपसे जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था वो यह पूछा गया था कि जो भारतीय प्राचीन भारतीय में जो गुप्त काल के गुफाओं के जो चित्र के हमें 2 उदाहरण देखने को मिलता है, जिनमें से एक अजंता की गुफा थी और दूसरा पेंटिंग हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो उसका जो हमें ऑप्शन दिया गया था, पहला ऑप्शन दिया गया था बाघ गुफाएं, ऑप्शन बी दिया गया था एलोरा गुफाएं, ऑप्शन सी दिया गया था लोमस कृषि गुफा, ऑप्शन जो डी दिया गया था वो था नासिक गुफाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो महाराजा सुबंत का एक ताम्रपत्र शिलालेख जिसमें बिहार की मरम्मत के लिए उनके दान पत्र को दर्ज किया गया था, गुफा 2 में हमें देखने को पाया गया था। हालांकि बाघ शिलालेख की तारीख गायब हो गई है, परंतु ये जो बारवानी तांबे की जो प्लेट की जो शिलालेख थी उसमें दिनांकित है, जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है हमें कब से कब तक, तो 167 से लेके 487 तक। चलिए चलिए अब देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत ने बंगाल की खाड़ी के पार दक्षिण पूर्व एशिया के स्थान के साथ अपने प्रारंभिक सांस्कृतिक संपर्क और व्यापारिक संबंध बनाए रखे थे। बंगाल की खाड़ी के प्रारंभिक समुद्री इतिहास की इस श्रेष्ठता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्पष्ट यानी कि एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अन्य देशों की तुलना में भारत के पास प्राचीन और मध्ययुगीन काल में बेहतर जहाज निर्माण टेक्निक थी। ऑप्शन बी देख लेते हैं, दक्षिण भारत के शासकों ने हमेशा इस संदर्भ में व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं का साथ दिया। ऑप्शन सी देख लेते हैं, बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं की सुविधा प्रदान की थी। ऑप्शन डी देख लेते हैं, हमारे दोनों कथन यानी कि ए और बी हमारे दोनों कथन ठोस ठोस स्पष्टीकरण है, यानी कि हमारा सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि जो बौद्ध साम्राज्यों की जो पुस्तक रिकॉर्ड भारत की तटीय तट के साथ यात्रा के संदर्भ में पूर्व शीतकालीन मानसून का अप्रत्यक्ष संदर्भ देती है, जिसमें 399 ईसा पूर्व में भारत के एक चीनी यात्री फाहिन ने लिखा था। तो कब लिखा था? 414 ईसा पूर्व में लिखा था। तो चलिए आज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि जो जैन दर्शन है यह मानता है कि दुनिया का निर्माण और रख रखाव किसके
द्वारा किया जाता है। मतलब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो जैन धर्म के अनुसार, यानी कि जो जैन धर्म सिद्धांत है उनके अनुसार जो संसार यानी दुनिया का रखरखाव और निर्माण की बात किस में की गई है। तो ऑप्शन ए है हमारा सार्वभौमिक कानून यानी कि यूनिवर्सल लॉ, ऑप्शन बी है हमारा सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, ऑप्शन सी है सार्वभौमिक विश्वास यूनिवर्सल फेथ, ऑप्शन डी है सार्वभौमिक आत्म यानी कि यूनिवर्सल लॉ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि यूनिवर्सल लॉ। तो मतलब जो जैन धर्म का यह मानना था कि दुनिया का निर्माण और रखरखाव तो किसके द्वारा की जाती है, तो सार्वभौमिक कानून के द्वारा की जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड, जैन धर्म एक निर्मित देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते थे, ना उनका समर्थन किया करते थे। जैन सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड और उसके घटक जैसे कि आत्मा, पदार्थ, स्थान, समय और गति हमेशा अस्तित्व में रहे हैं। इसी घटक और क्रियाएं सार्वभौमिक प्राकृतिक कानून के द्वारा शासित होती है। तो इसी कारण से हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि यूनिवर्सल लॉ। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है वो हमें बताना है। इसमें फ्रेंड्स हमें करेक्टली स्टेटमेंट बताना है। हमें इसमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं 1 और 2। हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रूली है यानी कि करेक्ट है या नहीं है। तो हमारा जो पहला कथन है वो ये कहता है कि जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद थे लेकिन दृढ़ से पर हावी नहीं था। ऑप्शन और जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट कहता है वो ये कहता है इस काल में भारत में सूती वस्त्रों का उपयोग विनिर्माण के लिए किया जाता था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी है स्टेटमेंट ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यानी कि ये देखिए जो मेहरगढ़ कपास जो पेरुवियो की तुलना में पुरानी दुनिया में कपास की खेती का सबसे पुराना उदाहरण है। वहां पे हमें कपड़ा भी बनाया जाता था और वहां यहाँ तक कि उन्हें रंग भी किया जाता था। इसलिए हमारा पहला कथन क्या है वो इसलिए हमारा जो दूसरा कथन क्या है वो सही है और पहला कथन भी सही है और एक प्रसिद्ध इतिहास पुस्तक में भी इसे उठाया गया है। इसलिए हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों सही है। आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि धर्म और रीता भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता में से एक केंद्रीय विचार को दर्शाता है। इस संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है कि हमें इसमें यह बताना है कि ये करेक्ट इन दोनों में स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये कहता है धर्म स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन का एक अवधारणा थी। और हमारा दूसरा कथन ये कहता है कि रीता ब्रह्मांड के कामकाज और उसमें निहित सभी चीजों को नियंत्रित करने वाला एक मौलिक नैतिक नियम था। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो ए है खाली हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी है हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। रीता प्राकृतिक द्वारा विनियम आदेशों को संदर्भ करता है और वैदिक देवी देवताओं को और मनुष्य के आचरण से संबंधित था, कहीं नैतिक और भौतिक कानून से संबंधित था। इसलिए कथन दूसरा हमारा सही है। रीता के बाद में धर्म में बदलाव किया गया और यह कानून के सिद्धांतों का एक अधिक परिष्कृत रूप मिला था। चाणक्य के अनुसार धर्म अपनी सुरक्षा खुशी के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था का भी प्रचार करता है। इसलिए हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्टली हैं। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया था कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अब राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आज का पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत
कि वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है या नहीं है। तो पहला कथन हमसे ये कह रहा है पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक विभिन्न प्रकार के विशेष शल्य चिकित्सा उपकरण आम उपयोग में थे। दूसरा कहता है हमसे मानव शरीर में आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरुआत के रूप में हो गया था। तीसरा स्टेटमेंट हमसे ये कहता है कि कौन से कोण की अवधारणा को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता था। और चौथा स्टेटमेंट कहता है कि चक्रीय त्रिभुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमको 7th सेंचुरी में देखने को मिला था। ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी कह रहा है हमसे कि तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी कह रहा है हमसे पहला तीसरा चौथा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी कह रहा है हमारे चारों स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि हमारा पहला तीसरा और चौथा स्टेटमेंट ही केवल सही है। यानी कि जो हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो हमें जानने को मिला था, यानी कि जब हमें मालूम पड़ा था इसका तो वो कब पता चला था, तो 7th सेंचुरी में पता चला था। और दूसरा हम कह रहे हैं साइन ऑफ एंगल हमें कब इसके बारे में कब पता चला था, तो 5वीं शताब्दी यानी कि 5 AD मतलब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पता चला था। तो इसलिए हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पहला तीसरा एंड चौथा स्टेटमेंट हमारा क्या था, करेक्ट था। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का यूनिट फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सीरीज 1 एशियंट हिस्ट्री का पार्ट 7th वीडियो। ऑलरेडी इसके 6 वीडियोस अपलोड कर दिए जा चुके हैं इसी सीरीज के, और 2 वीडियो आपके जनवरी और फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज विथ थीम 2021 और 2022 के साथ अपलोड किए जा चुके हैं। आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये डिस्कशन सीरीज पसंद आ रही होगी। ऐसे ही और भी डिस्कशन सीरीज से हम जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।